हाय क्लास, क्या हाल है आप सभी के? सभी आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। दिस इज मी और काजल चौधरी मैम। हाय अनुषा किशोर, कैसे हो भाई? मैं थोड़ी ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आज पेडागोजी का अपना जितना भी बचा कुछ पोर्शन था वो सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा एंड वी आर वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट पेडागोजी तो आप लोगों की समाप्त हो जाएगी। आप भी ठीक हैं, बहुत अच्छी बात है जी। क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ फटाफट से आ जाइए, फटाफट से जुड़ जाइए। एक बार मैं फिर से आप लोगों को रीटीचिंग और रिमेडियल टीचिंग में अंतर बता दूंगी कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, कि रीटीचिंग किसे कहते हैं हम लोग और रिमेडियल टीचिंग किसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर यहाँ पर इस पोर्शन में आपको कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़ा हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं आपसे किस चीज़ के बारे में? रिमेडियल टीचिंग के बारे में। किस चीज़ के बारे में बात करते हैं आप लोगों से? रिमेडियल टीचिंग के बारे में बात करते हैं। हाय तरुणा, हेलो रिहान। नहीं, आज वन लाइनर नहीं थे। थैंक यू सो मच। आती हूँ मैं 15-20 मिनट में। मैंने बीच में रही थी ना, तो इन लोगों का पेडागोजी रह गया था। मैं फ्राइडे के दिन छुट्टी पर थी, है ना, थर्सडे तक आप लोगों को पढ़ा कर गई थी, तो इन लोगों का कुछ पोर्शन रह रहा था तो मैंने एक्स्ट्रा क्लास लगवाई है। हाय खुशबू कुमारी, वेलकम। तो देखिए, जब कभी भी आप लोगों से रिमेडियल टीचिंग के बारे में बात करी गई थी तो रिमेडियल टीचिंग का मतलब होता है डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन। मतलब कि हमने बच्चे के, मैं बार बार ठंडा पीकर, एक्चुअली मुझे आज सुबह से एंजाइटी हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर मैं ठंडा पानी नहीं पीऊंगी तो मुझे लास्ट टाइम भी एंजाइटी अटैक आया था, मैं बिल्कुल बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं ठंडा पानी पी रही हूँ ताकि मैं थोड़ा खुद की बॉडी को नॉर्मल कर पाऊँ। क्योंकि सुबह से मेरी हार्ट बीट, मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है। क्यों हाई है ये पता नहीं है मुझे, लेकिन इसलिए मैं ठंडा पानी पी रही हूँ सो दैट कि मैं थोड़ी सी अपने आप को नॉर्मल कर सकूँ, है ना, इसलिए, सिर्फ इसलिए। तो यहाँ पर आप लोगों से बात हो रही है किस चीज के बारे में? जो बच्चे कुछ स्पेसिफिक लेसन का कुछ स्पेसिफिक पोर्शन समझना नहीं चाहते या समझ नहीं आता, सिर्फ हम उनको वो पढ़ाते हैं। हम बच्चे को पूरा पोर्शन नहीं पढ़ाते। ये शायद से मैं आप लोगों को लास्ट टाइम बता कर गई थी। और आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोग ये अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा कि हम यहाँ पर बच्चों को पूरा पोर्शन नहीं पढ़ाते। हम यहाँ पर बच्चों को उतना ही पढ़ाते हैं जितने की जरूरत पड़ती है, या हम यहाँ पर उतना ही पढ़ाते हैं जितना पोर्शन बच्चे के समझ नहीं आता। अनुषा, आपको समझ आया था? क्या आप लोग मुझे रीटीचिंग के बारे में बता सकते हैं? रिमेडियल में तो आप सिर्फ पोर्शन पढ़ाओगे, पूरा पार्ट यहाँ पर नहीं पढ़ाया जाता। यहाँ पर आपको क्या पढ़ाया जाता है? यहाँ पर सिर्फ आपको छोटा सा पोर्शन पढ़ाया जाता है। यहाँ पर आपको क्या पढ़ाया जाता है? सिर्फ छोटे से टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, नॉट फुल चैप्टर। आ रहा है बात समझ में? यहाँ पर हम बच्चे को कभी भी किसी भी टाइप से फुल चैप्टर नहीं पढ़ाते। ये चीज आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। इज दैट ओके? आप समझे? किसी को लिखना है तो लिख लीजिए, वरना हम बढ़ते हैं। रीटीचिंग जब हम माइक्रो टीचिंग करते हैं, नहीं अनुषा, नहीं, रीटीचिंग का मतलब मैं आपको बता देती हूँ। रिमेडियल टीचिंग में जितना समझ नहीं आया बच्चे को, आपको सिर्फ उतना पढ़ाना है। और अगर मैं आप लोगों से रीटीचिंग के बारे में बात करती हूँ तो रीटीचिंग का कॉन्सेप्ट जरा एक बार आप और समझ लीजिए। ठीक है, हम बात करेंगे किस चीज के बारे में? रीटीचिंग के बारे में। तो रीटीचिंग का मतलब होता है सारा का सारा पोर्शन पढ़ाना। यहाँ पर आप पूरी की पूरी क्लास को पूरा पूरा चैप्टर पढ़ाते हो। अनुषा, रिमेडियल टीचिंग में हम सिर्फ छोटा छोटा पढ़ाते हैं पोर्शन, लेकिन रीटीचिंग में हम दोबारा सारा चैप्टर पढ़ाते हैं। हम क्या करते हैं? दोबारा से सारा चैप्टर पढ़ाते हैं। इज दैट ओके? आपको समझ आया? अनुषा, अगर अब आपसे कोई भी पूछे इस चीज के बारे में कि रीटीचिंग और रिमेडियल में क्या अंतर होता है, तो रिमेडियल टीचिंग में छोटा पोर्शन पढ़ाओगे, रीटीचिंग में पूरा का पूरा चैप्टर दोबारा पढ़ा दोगे, बच्चे की समझ आए या ना आए इस बात से आपको कोई मतलब नहीं है। आपको दोबारा से सारा का सारा चैप्टर पढ़ाना है। मैं साइड हट रही हूँ, प्लीज एक बार देख लीजिएगा।
हाँ जी, हम पूरे लेसन प्लान से पढ़ाते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है अनुषा, वेरी गुड। तो आप ध्यान रखना रीटीचिंग और रिमेडियल टीचिंग में क्या डिफरेंस होता है। अब सबसे पहले आप लोगों से बात आ जाती है टीचिंग के तरीके क्या-क्या होने चाहिए। यहाँ पर बेसिकली मैं आप लोगों से केवल और केवल साइंस टीचिंग के बारे में बात करूँगी। किसके बारे में बात करूँगी? मैं केवल और केवल आप लोगों से साइंस टीचिंग के बारे में बात करूँगी। ज़रा क्लास में एक बार गौर फरमाइएगा। देखिए मैंने आप लोगों को डिडक्टिव मेथड बताया था इससे पहले। डिडक्टिव का मतलब होता है नियम। वहाँ पर नियम सबसे पहले पढ़ाओगे, नियम से उदाहरण की तरफ जाओगे। लेकिन जब कभी भी मैं आपसे इंडक्टिव मेथड की बात करूंगी तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना, इंडक्टिव मेथड में हम क्या करते हैं, बच्चों को सबसे पहले उदाहरण देते हैं। आप सबसे पहले ये लाइन अच्छे से लिख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। अनुषा के अलावा कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो सीटेट वाले हैं? जरा एक बार अपना नाम लिखकर भेजना। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझे बता सकते हैं इस चीज के बारे में? आप सीटेट वाले हैं। आपको मैंने डिटेक्टिव मेथड पढ़ाया था, अगर आपके याद रहा हो तो, निशा, काजल, अर्चना, अनुषा। आपको याद था डिटेक्टिव मेथड में हम क्या कर रहे थे? डिटेक्टिव मेथड में हम पहले नियम बता रहे थे। अगर यहाँ पर आपसे इंडक्टिव के बारे में बात की जा रही है तो डिटेक्टिव मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। डिटेक्टिव में सबसे पहले आप क्या बताते हो? रूल टू एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पर आप क्या बता रहे हो? रूल टू एग्जाम्पल। आर यू गेटिंग द सेम पॉइंट? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रूल टू एग्जाम्पल। यहां पर आप लोगों का क्या हिसाब किताब होता है? यहां पर होता है आप लोगों को एग्जाम्पल पहले बताने पड़ते हैं। द स्टूडेंट अंडरस्टैंड डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड एग्जाम्पल वेरी वेल। द चिल्ड्रन लिंक्स द एग्जाम्पल गिवन बाय द टीचर। दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये जो मेथड होता है ये मूव करता है स्पेसिफिक से जनरल की तरफ। जैसे हम सब लोग सांस लेते हैं, जितनी भी जिंदा चीजें सांस लेते हैं, कैसी बात है? बहुत स्पेसिफिक सी बात है। जनरलाइज हम इसको कब करेंगे कि आप कैसे सांस लेते हो, आपके पास फेफड़े हैं, लेकिन हमारे अर्थवॉर्म के पास तो जनरल स्किन है, मछली के पास तो गिल्स होते हैं। तो मैंने जनरल स्पेसिफिक से जनरल की तरफ आप लोगों का उदाहरण लेकर आई हूं। इस टीचर को हम इस मेथड को हम चाइल्ड सेंटर्ड मेथड मानते हैं। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा देता है। अगर आपसे कभी भी एग्जाम में ये पूछने के लिए आए कि भाई आपको साइंस पढ़ानी है, साइंस पढ़ाने के लिए सबसे बेहतर तरीका कौन सा इस्तेमाल करेंगे, तो आपका आंसर होगा इंडक्टिव मेथड। साइंस पढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा अच्छा मेथड कौन सा होता है आप लोगों का? इंडक्टिव मेथड। इट मूव्स फ्रॉम नॉन टू अननोन, कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट और एग्जाम्पल टू रूल। और सबसे कमाल की बात है, ये चाइल्ड सेंटर्ड तरीका होता है, इसलिए सारी दुनिया इसको ज्यादा पसंद करती है। आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स पहले कॉपी कर लेंगे, हिंदी वालों को मैं दोबारा पढ़ाऊंगी। मैं साइड हट जाती हूँ, तो प्लीज एक बार फटाफट से देख लीजिए। मैं यहाँ पर सामने ही खड़ी हूँ आपके, मैं पानी पी लेती हूँ। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? डियर स्टूडेंट्स, एक एक दिल बनाकर भेज देना सो दैट मैं समझ पाऊं कि आप लोग काम कर रहे हो मेरे अकॉर्डिंग। आपको समझ आया नहीं आया? निशा जी, हैव यू डन द सेम और नॉट? आप लोग सारे के सारे इंग्लिश मीडियम वाले हो कि हिंदी वाले भी हो? आप में से हिंदी मीडियम वाला कौन कौन है? कीबोर्ड में दिल नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम समझ गए आपने हमें दिल भेजा है। ठीक है, हाँ ये डिटेक्टिव का बिल्कुल उल्टा है। अभी अगर मैं आपको इसको हिंदी में बताने की कोशिश करूं तो आगमन विधि, इस विधि में सबसे पहले क्या होता है, हम सबसे पहले बच्चों को उदाहरण देते हैं।
हम क्या करते हैं, बच्चों को उदाहरण देते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये विशिष्ट से सामान्य की तरफ जाता है। प्राथमिक स्तर पर साइंस पढ़ाने के लिए सबसे अच्छी विधि मानी गई है, क्योंकि ये एक बाल केंद्रित विधि होती है। यह विधि अपसारी चिंतन बढ़ावा देती है। अपसारी का मतलब होता है कि आप अपने हिसाब से कितना भी सोच सकते हो। अपसारी का मतलब होता है बहुत सारी चीजें सोचना। दूसरी सबसे बड़ी बात है, यह विधि ज्ञात से अज्ञात की तरफ ले जाती है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर ले जाती है तथा उदाहरण से नियम की तरफ ले जाती है। तो आप ये सारी की सारी चीजें अच्छे से ध्यान में रखिएगा। आपको समझ आ रहा है? तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं अच्छे से याद कर लीजिए कि भैया बाल केंद्रित है, विशिष्ट से सामान्य की तरफ है, डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा देती है, ज्ञात से अज्ञात की तरफ है, कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ है। मैं तुरंत साइड हट जाती हूँ सो दैट आप क्वेश्चन आंसर लिख सको। इज इट फाइन? हिंदी मीडियम वाले जितने भी स्टूडेंट है, जब लिख लोगे एक बार मुझे यस मैम और यस मैम लिख देना, ताकि मैं समझ पाऊं कि आप लिख चुके हैं। लिख लिया? आप सभी ने लिख लिया कि नहीं लिखा है आपने? यहाँ पर कोई भी ऐसा पॉइंट है जिसको समझने में अगर आपको कोई कठिनाई हो रही हो तो आप मुझे बता सकते हैं, या सारी की सारी चीजें फाइन है? हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको समझ आ रहा है या किसी चीज में कोई कठिनाई लग रही है? क्लियर है? लिख लिया ना आप सभी ने? मैं बढ़ूं आगे की तरफ? नेक्स्ट आप लोगों से बात की जा रही किस चीज के बारे में? ह्यूरिस्टिक मेथड के बारे में। समानुभाविक मेथड होता है। इसकी खोज जो करी थी किसने करी थी? आर्मस्ट्रॉन्ग ने करी थी। इनका कहने का मतलब है बच्चा अपने आप खोजबीन करके सीखता है। इस शिक्षण विधि में अध्यापक के परामर्श की जरूरत नहीं पड़ती, बच्चा खुद ही समस्या का समाधान निकालता है। इस विधि में अध्यापक बच्चे को समस्या के लिए प्रश्न देता है और वहां से हट जाता है और उसको हल खोजने के लिए देता है। जैसे कि मैं अगर छोटी क्लास में जाऊंगी तो मैं बच्चे को ये वाला चित्र बनाकर दिखाऊंगी, और मैं बच्चे से बोलूंगी कि बताओ ये क्या चीज है। मैं बच्चे को बोलूंगी बताओ ये क्या चीज है। मैं बच्चे को बोलूंगी बताओ ये क्या चीज है। आपको समझ आ रही है चीज? इसको बोला जाता है ह्यूरिस्टिक मेथड। क्या बोला जाता है आप लोगों का? ह्यूरिस्टिक मेथड, जहां पर बच्चा, टीचर ने सवाल पूछा और टीचर सवाल पूछकर अलग हट गई। अब बच्चे के ऊपर निर्भर करता है कि वो समस्या का समाधान कैसे करेगा। या तो चीजें उसने देख रखी कि ये सूरज देवता होते हैं, ये हमारी आईज होती है, ये मैंगो होता है। समझ पा रहे हो आप इस चीज को? तो टीचर हमेशा वही क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता है जिसके बारे में बच्चा थोड़ा बहुत जानता हो। और अगर वो कुछ ऐसा सवाल भी पूछ रहा है जो बच्चे की परामर्श के बाहर है या बच्चे की समझ के बाहर है, तो टीचर क्या कोशिश करेगा? उसको हिंट देने की कोशिश करेगा। अगर हिंट नहीं दे रहा है तो वो ये देखना चाहेगा कि बच्चा कहाँ तक उस सवाल को खुद से कनेक्ट कर पा रहा है।
बहरहाल तो कोई भी ऐसा सवाल ना तो छोटी क्लास में ना तो बड़ी क्लास में कभी नहीं पूछा जाता जो बच्चे के कंसर्न में ना हो। विजुअल एड्स, परफेक्ट परफेक्ट। अनुष्का वेरी गुड। आपको समझ आ रहा है सभी को डियर स्टूडेंट्स की ये ह्यूरिस्टिक मेथड कहाँ इंपॉर्टेंट है? जितने भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो आप लोग अच्छे से समझ लेना कि बच्चे की किस समस्या का समाधान करने के लिए बोला गया है। डन। लड़कियों प्लीज बता दो, लिख लिया आप सभी ने? नेक्स्ट आप लोगों से बात की जाएगी, दूसरी सबसे बड़ी बात है यहाँ पर आपसे बात की जाएगी किस चीज के बारे में? व्याख्यान विधि के बारे में या आप लोगों के लेक्चर मेथड के बारे में। इंग्लिश की स्लाइड्स सबसे लास्ट में है, पहले हिंदी पढ़ लो एक बार, क्योंकि ये 2 स्लाइड्स मैंने पहले हिंदी में कन्वर्ट करी थी, इंग्लिश मैंने इनकी बाद में नोट करी है। लेक्चर मेथड हुआ या कुछ भी मेथड हुआ। मैम टीचिंग और रीटीचिंग की टाइमिंग सेम ही होगी ना? अनुष्का, टीचिंग और रीटीचिंग की टाइम सेम डिपेंड करता है। रीटीचिंग में हम कोशिश करते हैं जल्दी से चैप्टर खत्म करने की, टीचिंग में जनरली हमें जितना टाइम लग रहा है हम उतना ही कवर करवाते हैं। अब आप में से कोई स्टूडेंट है जो मुझसे इस टॉपिक को दोबारा से पढ़ेगा तो मैं कोशिश करूंगी जल्दी से पढ़ाने की, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक बार पढ़ा दिया है। तो रीटीचिंग और सिंपल टीचिंग के टाइम में थोड़ा सा अंतर हो सकता है 100%। इस विधि में देखिए लेक्चर मेथड में क्या होता है, यहाँ पर अध्यापक खुद बच्चे का पाठ तैयार करके आता है और किसी विषय के विविध पक्षों के विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। ये आप लोगों का हमेशा टीचर सेंटर्ड होता है। बड़ी क्लासेस में जैसे 11th-12th में साइंस पढ़ाने के लिए या आपके 9th-10th में साइंस पढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी मेथड होता है। सबसे ज्यादा क्या होता है आप लोगों का? हाँ, इसको चॉक मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? हमारा चॉक मेथड के नाम से जानते हैं। इज इट फाइन? ओल्डेस्ट मेथड है एग्जैक्टली अनुष्का, बहुत बढ़िया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सबसे ओल्डेस्ट मेथड है चॉक एंड डस्टर, चॉक एंड टॉक मेथड। लिख देते हैं। क्या कहा जाता है? चॉक एंड टॉक मेथड कहा जाता है इसको। आर यू गेटिंग द सेम पॉइंट और नॉट? ट्रेडिशनल भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। मेरे खड़े होने से आपको यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है? मतलब आपको नजर आ जाती है ना चीजें? क्या आपको समझ आ रहा है? Are you getting the point or not? ठीक है, मैं साइड हट जाती हूँ।
ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप लोगों से बात की जाती है किस चीज के बारे में, डिस्कशन मेथड के बारे में, जिसे हम परिचर्चा मेथड के नाम से जानते हैं। आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जैसे कि अब मैं आपसे, हाँ देखिए आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जितने भी बड़े सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, मेरा वाला सब्जेक्ट है, कुछ भी सब्जेक्ट है, इन सभी के लिए हम इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इन सभी के लिए हम इन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सबसे देख लो। यहां पर मैं आप लोगों से बात करने की कोशिश कर रही हूं, इस विधि में छात्र और अध्यापक आपस में किसी विषय पर चर्चा करते हैं। इस विधि के द्वारा सभी अपने अपने विचार रखते हैं। कई बार छात्र किसी विषय को लेकर विभेद डिस्कशन भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाना है। जैसे कि मैं आप लोगों से कभी बात करूं कि बच्चों आपको पता है एक दिन दुनिया खत्म हो जाएगी, एक दिन यूनिवर्स खत्म हो जाएगी। क्या आपने भूत वाली पिक्चर देखी है? ऐसे कमरे में रखने से नींबू काला पड़ जाता है, लाल पड़ जाता है, खून की बूंदें टपकती हैं, दूध फट जाता है। तो मुझे क्या करना चाहिए, बच्चे को साइंटिफिकली सारी की सारी चीजों के डाउट क्लियर करने चाहिए। घर से बाहर जाने से पहले चीनी क्यों खाते हैं, या मैं अंधेरे कमरे में आई हूँ मुझे कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरी आंखों के जो रोड और कॉन सेल हैं वो लाइट को एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगाएंगे ही। तो डिस्कशन मेथड में, परिचर्चा मेथड में टीचर के साथ साथ हमें बच्चे के भी विचार पता लगते हैं। आप समझ पा रहे हो इस चीज के बारे में? यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट और टीचर आपस में डिस्कशन करते हैं। ये सवाल पूछने के लिए आया था कि एक टीचर है, उसका नाम पता नहीं ऋतु बताया था, क्या बताया था सीटेट वालों ने, उस टीचर ने बच्चे को ग्राउंड में इकट्ठा करा और उनसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके की घास तोड़ने के लिए बोला, और ये बोला कि सब घास की शक्ल अलग क्यों है, सब घास के जड़ में क्यों अंतर है। तो बच्चों ने अपने अलग विचार दिए, टीचर ने अपने अलग विचार दिए। तो आपसे पूछा गया था कि टीचर ने घास उखेड़ने वाले एग्जाम्पल को कौन सी विधि के ऊपर निर्धारित करा है? तो आपको आंसर देना चाहिए था डिस्कशन मेथड। आपको क्या आंसर देना चाहिए था? डिस्कशन मेथड। अगर आपने सीटेट पीवाईक्यू देखा होगा तो साइंस पेडागोजी के लिए आपका ये सवाल पूछने के लिए आया था। साइंस पेडागोजी में आपका ये सवाल पूछने के लिए आया था। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आपको समझ आ रही है ये चीजें कि नहीं आ रही हैं? मैं साइड हट जाऊं? इज दैट ओके? अनुषा, काजल चौहान और डन लिख लिया आप सभी ने? तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आपसे बोला जाएगा बड़ी क्लासेस में पढ़ने के लिए आपके पास क्या मेथड होना चाहिए, तो आप बताओगे लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ऐसा मेथड जहां पर टीचर भी है, बच्चा भी है, डिस्कशन मेथड। ऐसा मेथड जहां पर आप चुनिंदा चीजें पढ़ा रहे हो, रिमेडियल। ऐसा मेथड जहां पर पूरा चैप्टर पढ़ा रहे हो, रीटीचिंग। हाय विमल, क्लास में पता लड़कियों की जनसंख्या इतनी हो रही थी, मैं सोची थी एक भी लड़का पढ़ क्यों नहीं रहा है आज। नेक्स्ट आप लोगों से बात कर रही हूं मैं किस चीज के बारे में, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ये सबसे ज्यादा अच्छा मेथड माना जाता है साइंस पढ़ाने के लिए। वो इसलिए माना जाता है, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर टीचर किस चीज का इस्तेमाल कर सकता है, एग्जाम्पल का, चार्ट का, मैप का, मॉडल्स का, प्रोजेक्टर का।
दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये बेस्ट वे माना जाता है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए और स्पेशली साइंस को पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा मेथड डेमोन्स्ट्रेशन माना गया है। ओके पल्लवी, ठीक है। साइंस आप किसी भी लेवल पे पढ़ाओ, फर्स्ट से फिफ्थ पढ़ाओ, सिक्स्थ से एट्थ पढ़ाओ, 9th 10th पढ़ाओ, 11th 12th पढ़ाओ, दिस इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट गुड एक्टिविटी मेथड, एक्टिविटी बेस्ड मेथड। एक्चुअली मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको ये जो पढ़ा रही हूँ यहाँ पर, मैं भी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से पढ़ा रही हूँ ना, मैं डेमो प्रोवाइड कर रही हूँ आपको कि बच्चों देखो ये जो होता है, मेरे पास ये पेन है, ये डिजिटल बोर्ड है, ये इस पे लिख सकता है, ये इस पे ड्राइंग बना सकता है, मैं कुछ भी आपको इस पे दिखा सकती हूँ, बना सकती हूँ, लिख सकती हूँ, एनीथिंग आई कैन डू, ताकि आपका इंटरेस्ट मेंटेन कर सकूं। ठीक है जी। तो सबसे बेस्ट मेथड अगर कोई भी आपसे पूछा जाएगा तो आप हमेशा ध्यान रखना, ये सर्वोत्तम विधि होती है। इज इट फाइन? समझ आया आपके कि नहीं समझ आया? लिख लिया आप सभी ने? नेक्स्ट है आप लोगों का ऑब्जर्वेशन मेथड, प्रेक्षण विधि। देखिए आपने अगर सीटेट के क्वेश्चन देखे होंगे 2020 से 2023 तक, और आपने कम से कम 5 से 6 सवाल ऑब्जर्वेशन पर देखे ही होंगे। आपको समझ आ रहा है कि ऑब्जर्वेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 100% सवाल पूछने के लिए आते हैं, आपसे सीधा सीधा पूछने के लिए आता है कि भैया ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं। तो ऑब्जर्वेशन हर वो चीज जो हम अपनी आंखों से देखकर इंटरप्रेट कर पाते हो। आप मेरे पढ़ाने का तरीका देख रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। मैं आपके कमेंट्स पढ़ रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ। तो हर वो तरीका जिससे आप बच्चे के मेंटल एक्शंस देख सको, उस आधार पर जो आप देख पा रहे हो, समझ रहे हो। मैं बच्चे को बताऊंगी कि दिस इज पानी एंड दिस इज कोको कोला, दिस इज व्हाट, कोल्ड ड्रिंक। मैं अगर फर्स्ट क्लास के बच्चे को दोबारा ये बोतल दिखाऊंगी, कोल्ड ड्रिंक कौन सी है बेटा, तो वो इस पे हाथ कर देगा, पानी कौन सा है बेटा, वो इस पे हाथ कर देगा। तो मैंने क्या करा है, मैंने बच्चे की ऑब्जर्वेशन स्किल्स के साथ उसके मेंटल लेवल को बढ़ाने की कोशिश करी है। अब कोई बहुत छोटा सा बच्चा एकदम तो कोल्ड ड्रिंक नहीं पहचानता जब तक आप उसे 10-15 बार ना दिखा दो। तो यहाँ पर हम कोशिश करते हैं जो बच्चे की आंखों के सामने चीजें रखी गई हैं उनके द्वारा उसको पढ़ाया जाए। समझ रहे हो आप मेरी बात? क्योंकि हम अक्सर वही चीज बच्चों को पढ़ाना पसंद करते हैं जो बच्चे के सामने होती हैं। अब मैंने देखा है आजकल के पढ़ाने का तरीका तो इतना अच्छा हो गया है कि क्या बताऊं। बच्चों को पौधे दिखाते पढ़ाते समय है ना, बच्चे को फ्लावर दिखाते हैं, बच्चे पेंसिल, ब्लू कलर ऐसा होता है, ऑरेंज कलर ऐसा होता है, ब्लैक कलर ये होता है, वो होता है। तो हम कोशिश करते हैं विजुअल चीजें दिखाने की, सो दैट बच्चे को ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मेंटल प्रोग्रेस हो सके। डन? सभी को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ गया समझ में? प्रेक्षण मेथड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, यानी प्रयोग प्रदर्शन विधि। आप लोग हमेशा हमेशा ध्यान रखना, साइंस के कोई भी एग्जाम्पल, मैम एक प्ले वे मेथड भी होता है, शायद से अनुष्का वो मैंने थर्सडे वाली क्लास में बताया था आपको।
इस मेथड में क्या होता है, स्टूडेंट और टीचर दोनों को ही एक्टिव रहना पड़ता है. इन दिस मेथड द चिल्ड्रन एंड बाय डूइंग द मेथड एनकरेजेस इंस्पेक्शन एंड लॉजिक स्ट्रेंथ इन चिल्ड्रन. इन दिस मेथड एनी पर्पस इज चूजन. यहाँ पर टीचर और हम दोनों के दोनों ही क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपको अभी के अभी बायो लैब में ले जाऊं, केमिस्ट्री लैब में ले जाऊं, मैं आपको वहां पर एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाऊं. तो जब मैं आपको वहां पर एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाऊंगी तो वहां पर क्या हो रहा है, एक्सपेरिमेंट के साथ साथ आप डेमोन्स्ट्रेशन भी देख रहे हो. मैं बच्चों से बोलूंगी दिस इज टेस्ट ट्यूब, आप एसिड में पानी नहीं डालोगे, पानी में एसिड नहीं डालोगे, ये नहीं करोगे, 2 बूंद से ज्यादा नहीं डलनी चाहिए, 10 बूंद इसमें डाल दो. मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट के साथ साथ डेमोन्स्ट्रेट भी करके चल रही हूँ आप लोगों को. तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना, ऐसी कौन सी विधि होती है जो केमिस्ट्री के एग्जांपल्स करवाने में बहुत सहायक होती है. तो आपका आंसर क्या रहेगा, एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, स्पेशली फॉर केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. क्योंकि यहाँ पर क्या करते हो आप लोग, एक्सपेरिमेंट से सिखाते हो बच्चों को. अनुषा के अलावा क्लास में और कोई रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा है बेटा? हाँ जी बच्चों, अनुषा के अलावा बाकी कोई क्यों नहीं बता रहा है? Yes, Kajal Chauhan, you are also responding. What about the other persons? What about the other persons? काहे को नहीं बता रहे हो भाया? नैप टाइम, सो रहे हो, सोने का टाइम है ये. वेरी बैड. हाँ, मैम तुम्हारी पढ़ा रही है बीमारी में भी और तुम ऐसे सो रहे हो, वेरी बैड. तो क्या आप लोग लिख चुके हैं इसको, सभी के सभी स्टूडेंट्स की नहीं लिखा है अभी तक भी? कल से मैं आप लोगों को 1 लाइनर क्वेश्चंस करवाऊंगी. प्लीज बी ऑन द टाइम. हाय नीतीश कुमार, वेलकम टू द क्लास. देखिए, Parkhurst ने 1920 में Helen was in charge of 30 students in Dalton नगर in America. The children was of different age group. आप लोगों से कई बार डेल्टन पद्धति की विशेषताएं पूछ ली जाती हैं. तो सबसे पहले आप ध्यान रखना, यहाँ पर 30 स्टूडेंट थे, 30 चिल्ड्रन थे. सबकी एज कैसी थी, सबकी एज डिफरेंट एज थी. इन्होंने हर एज पर एक्सपेरिमेंट करके देखा है. फिजिक्स में भी एक्सपेरिमेंट होते तरुणा, लेकिन इतने नहीं होते जितने बायो और केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं. फिजिक्स में तो वर्नियर कैलिपर का एक्सपेरिमेंट था, वेंचुरी मीटर का एक्सपेरिमेंट था, प्रिज्म वाला था, लाइट पास करवाई है, तो उसमें इतने एक्सपेरिमेंट नहीं होते. पर इस मेथड को बेस्टली अगर कंपेयर करना तो दैट इज फॉर बायो एंड केमिस्ट्री ओनली. डेल्टन के बारे में पढ़ लेते हैं. दिस टीचिंग इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि एक 5 साल का बच्चा, एक 10 साल का बच्चा, एक 15 साल का बच्चा है. फॉर एन एग्जाम्पल आप समझने की कोशिश करिएगा. 5वीं क्लास को अलग से पढ़ाया जाएगा, 10वीं क्लास 10 साल के बच्चे को अलग मेथड से पढ़ाया जाएगा और 15 साल के बच्चे को अलग मेथड से पढ़ाया जाएगा. दूसरी सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर इम्फेसाइज करा गया था कि बच्चे को सेल्फ एक्टिविटी से सिखाना है. बच्चा खुद ही सारी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा. हाँ, एमएससी फिजिक्स में होते होंगे, लेकिन हम यहाँ पर एमएससी की बात नहीं कर रहे ना डियर, हम तो 9th 10th की बात कर रहे हैं, है ना. हमें तो सिर्फ 10th क्लास तक पढ़ना है, इससे ऊपर तो नहीं पढ़ना हमको. दूसरी सबसे बड़ी बात है, आपको बोला गया था कि एक्सपीरियंस के हिसाब से बच्चे को काम करवाना है. दूसरी सबसे बड़ी बात है, उसको जो होमवर्क देना है या उसको जो भी काम देना है, पर्टिकुलर काम पर्टिकुलर समय में पूरा करने के लिए बताया गया है. दूसरी सबसे बड़ी बात है, टू डेवलप अ फीलिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी इन सेल्फ डूइंग. आजकल या हमारे टाइम पर भी क्या होता था, हॉलीडे होमवर्क पेरेंट्स पूरा कर देते थे, बड़ी क्लासेस तक भी, है ना, कि लाओ हम हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट कर देते हैं या बच्चों की एक्टिविटीज कंप्लीट कर देते हैं. इस मेथड में कोशिश करी गई थी कि जो काम बच्चे को दिया गया है बच्चा खुद से ही उसको कंप्लीट करे. तीसरी सबसे बड़ी बात है, आपसे बात की जा रही किस चीज के बारे में, टू डेवलप अ डीप बॉन्ड बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट. आप लोग हमेशा ध्यान रखना, सबसे पुराने जमाने का क्या सीन था, सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करने की कोशिश की जाती थी वो स्टूडेंट और टीचर के बीच में करनी जाती थी.
ताकि बच्चा आपसे खुलकर कुछ भी पूछ सके बिना किसी डर के। टीचर को बदले में उसको मारना नहीं है, उसको काम करवाना है, प्यार से काम करवाना है, सिखा कर काम करवाना है, खिला कर काम करवाना है, लेकिन काम करवाना है। समझ पा रहे हो? तो 30 स्टूडेंट्स डिफरेंट एज ग्रुप के पकड़े थे इन्होंने, जहां पर सेल्फ एक्टिविटीज करवाई थी, एक्सपीरियंस से काम करवाया था, सेल्फ डूइंग थी और अच्छे से बॉन्ड डेवलप हुआ था टीचर और स्टूडेंट का। इज दैट गुड? आपको समझ आ रहा है? नेक्स्ट, ये आपके हिंदी में बताया गया टॉल्टन विधि, जितने भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स एक बार देख लो। शिक्षा व्यक्तिगत विभिन्नता पे आधारित थी, स्वयं क्रिया और अनुभव से सीखना था, निश्चित समय में निश्चित कार्य करना था, बच्चों में उत्तरदायित्वता बढ़ाई गई थी, यानी आपकी बच्चे की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपना होमवर्क कंप्लीट करने की। और सबसे बड़ी बात थी कि यहाँ पर हम चाहते थे शिक्षक और बच्चे के बीच गहरा संबंध बन सके। तो हिंदी वाले जरा एक एक बार पढ़ लो इसको। इज इट फाइन? इज दैट क्लियर? समझ आया आप लोगों को? मैम एक बार बैक स्लाइड भी दिखा देना, 2 पॉइंट रह गए हैं। अनुषा वेट, ये फाइल मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, डोंट वरी। हिंदी वाले स्टूडेंट्स ये देख लीजिए, ये फाइल मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, इसमें लिखने की जरूरत कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने लिखने के लिए बोला नहीं है ना। कहीं पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको लिखना चाहिए तो मैं बता देती हूँ आपको। नेक्स्ट होता है आप लोगों का पेस्टोलॉजी मेथड। John Henry was a great advocate of Pestalozzi theory of teaching. He gave the psychological touch to the education. देखिए, ही इज द पर्सन जिन्होंने चाइल्ड पेडागोजी सबसे पहली दफा इंट्रोड्यूस करा था। इनका नाम याद कर लो, ही इज द पर्सन जिन्होंने सी टेट में हर सब्जेक्ट में पेडागोजी इंट्रोड्यूस करवाई है। इनका मानने का तरीका था कि टीचर को पता होना चाहिए कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है, किस उम्र पर किस बच्चे को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, इनका ये मतलब था। इनका सीधा सीधा सा मतलब ये भी था कि बच्चे का इन्वायरमेंट कैसा है, बच्चा किन चीजों को समझ पा रहा है, बच्चा किन चीजों को समझ नहीं पा रहा है, ये सब देखते हुए बच्चे को क्या करनी चाहिए, शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। लाठी से कोई काम नहीं चलता, पीटने से कोई काम नहीं चलता, रेक्टिफिकेशन से कोई काम नहीं चलता। काम चलता है किस चीज से? सिर्फ एक चीज से, ताकि आप बच्चे की साइकोलॉजी जान लो। बोला जाता है ना कि साइकोलॉजिकल चीजें जानकर हम बहुत सारे डिस्प्यूट्स ठीक कर सकते हैं। तो वही हिसाब किताब था। भाई ने हमारे चैप्टर में पेडागोजी इंट्रोड्यूस करवाई, तो ही इज द पर्सन, पेस्टोलॉजी नाम था इनका। तो इनके हिसाब से आपको पता होना चाहिए किस बच्चे को कैसे पढ़ाना है। इन्होंने सबसे पहले स्टैच दी थी पेडागोजी पर, और टीचिंग मेथड क्या होना चाहिए, दैट्स इट। प्लीज गाइस फटाफट से लिख लीजिए। तरुणा, आपने अभी महापैक लिया है डियर, आपको स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा क्लास। ऑलराइट, जॉन हेनरी, नाम याद कर लो इनका, काम आएगा। हिंदी में देख लो, पेस्टोलॉजी विधि।
तो इन्होंने शिक्षा को मनोवैज्ञानिक तरीके से बताया है, इन्होंने शिक्षा शास्त्र पेडागोजी पर बल दिया, अर्थात अध्यापक को ये पता होना चाहिए कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है, किस आयु के किस बच्चे को कैसे पढ़ाना है। बस इतना आप लोग याद कर लो। मतलब इनको क्या पड़ी थी, चलो इन्होंने सोच लिया, अपने आप मेथड अपना लेते यार, हमें क्यों बताया, है ना। Is that fine? ठीक है जी, एक लास्ट मेथड और रह गया हमारे पास, वो रह गया ह्यूरिस्टिक मेथड। तो जितने भी इंग्लिश वाले स्टूडेंट है, मैंने ह्यूरिस्टिक मेथड आप लोगों को बता दिया था ना, मैंने बताया था कि इंग्लिश वाले बाद में लिख लेना ह्यूरिस्टिक मेथड को। तो ये वही ह्यूरिस्टिक मेथड है जो आर्मस्ट्रांग ने डिस्कवर करा था। इनका कहना था इस मेथड को डिस्कवरी मेथड के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ये देखने की कोशिश करी थी कि बच्चा खुद अपनी डिस्कवरी के हिसाब से अपनी चीजों को ढूंढेगा। जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट है, ह्यूरिस्टिक मेथड में हिंदी में पढ़ा चुकी थी और मैंने आपको बोला था कि इंग्लिश वाले स्टूडेंट, लास्ट में मैंने ये टॉपिक लिखा है आप लोगों के लिए। तो आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट पैडागोजी थी आज आप लोगों की होती है समाप्त। अब मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगी फ्रॉम कल, तो आप जितने भी स्टूडेंट हैं आपको कल जुड़ना है मेरे साथ। और भाई दोस्तों, मैं आपको बार बार कह चुकी हूँ, एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दो। एनसीईआरटी में पढ़ा रही हूँ आपको शाम को 5 बजे। आप लोग आते क्यों नहीं हो यूट्यूब पर? आप लोग एनसीईआरटी पढ़ने क्यों नहीं आते हो शाम को, बताओ जरा मुझे। कल मैंने मैराथन करवाई थी कंप्लीट फिजिक्स की, आप लोग नहीं आए थे, क्यों नहीं आए थे? मैं आपको जरा लिंक भेज देती हूँ, जितने भी स्टूडेंट हैं प्लीज कृपा करके पढ़ लो, थोड़ा फायदा हो जाएगा आपका, है ना जी। हमारे प्यारे प्यारे से स्टूडेंट्स प्लीज पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, आपके ही भले की बात है। मैं आपको शेयर कर देती हूँ जरा, पता नहीं होता। देखिए नोटिफिकेशन कभी भी नहीं आएगा, आपको खुद शाम को 5 बजे यूट्यूब पर आना है टीचर्स अड्डा पर। मैंने आपको फाइल पिन कर दी है, प्लीज इसको देख लीजिएगा। लाइव क्लास का नोटिफिकेशन डियर कभी आता है कभी नहीं आता है। आप शाम को 5 बजे जुड़ जाओ, मैं एनसीईआरटी का अक्षर अक्षर पढ़ाकर चल रही हूँ वहां पर, और पढ़ लोगे तो आप ही का भला है। मैं चाहती हूँ कि आपके नंबर अच्छे आ जाएं। मैं बिल्कुल नहीं चाहती मेरा एक भी स्टूडेंट ऐसा हो जिसके बेकार नंबर आए, जिसके नंबरों में कोई भी हेर फेर हो। मैं अब आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट भेज रही हूँ, ठीक है, जितना भी हो सकेगा मैं आप लोगों को प्लेलिस्ट भेज दूंगी डियर स्टूडेंट। मैं शेयर कर देती हूँ, ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, जिन जिनको नहीं मिलती है प्लेलिस्ट उनको मैं बता देती हूँ। 6th से 10th सारी एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ, ये एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट है, इस पे जरा क्लिक कर लो और इसको सेव कर लो अभी के अभी। तो ये आप लोगों की क्या है, ये आप लोगों की एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट है, इसको भी मैं पिन कर देती हूँ। तो मैंने 2 प्लेलिस्ट आपको शेयर करी है, दोनों पे क्लिक कर लो। एक कल वाली क्लास है जहां पर आपको कंप्लीट फिजिक्स हो जाएगा। प्रगति चौरसी आपने अगर अभी महापैक लिया तो स्टडी कैसे करें, तो पहले तो ये प्लेलिस्ट देख लो जो मैंने भेजी है, उसके बाद सारी क्लासेस देख लो। कल से मैं आपको बता देना चाहती हूँ, कल मैं अब आप लोगों को 1 लाइनर क्वेश्चंस करवाऊंगी। अब आप लोगों के एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू प्लस 1 लाइनर क्वेश्चंस चलेंगे अगले 4 दिन तक। इस पूरे हफ्ते में आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें करवाऊंगी। उसके बाद मंडे से आप लोगों की कंप्लीट बायो स्टार्ट हो जाएगी, प्लस कंप्लीट केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी, ये ध्यान रखना। दैट्स इट। तो ये 2 चीजें आप लोगों को अच्छे से पढ़कर चलनी है, बस याद रख लो। एमसीक्यू पीवाईक्यू 1 लाइनर क्वेश्चन इस हफ्ते से, और मंडे से आप लोगों की बायो और केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। तो ये चीजें आप कर लो मेरे कहने से, और मुझे 100% यकीन है कि आप पेपर जरूर क्वालिफाई करोगे।
ठीक है दोस्तों, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास फॉर टुडे। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। आई लव यू ऑल। अच्छे से ध्यान रखिएगा प्लीज, ये दोनों देख लीजिए। मैं चाहती हूँ आपके टॉप के नंबर आए। जब मैं आपका इंटरव्यू करवाऊं तो मेरे चेहरे पे 4 चांद लग जाए आपके नंबर देखकर। एंड जितने भी स्टूडेंट्स है प्लीज क्लास को रेट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी मैं क्लास यहाँ से एंड करूंगी, आपके पास रेटिंग के ऑप्शन आएंगे, तो क्लास को एक बार रेट कर दीजिएगा। सो गाइज थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू। क्लास रेट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।